जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए रामबाण जो सुपर सेलेक्टेड 4100 प्लस क्वेश्चन का सेट आया है, जो एसके झा सर का है, जिसमें आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, करेंट अफेयर सभी को इसमें शामिल किया गया है। जिसमें आज हम लोग फिजिक्स का 400 प्लस का एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। और यह दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले इन्हीं का इकोनॉमिक्स का 166 प्रश्न टोटल पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह हम लोग देख चुके हैं। आज दूसरा वीडियो होगा फिजिक्स का। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब भी वीडियो कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने प्रदर्शित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी से, इनमें से सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी से चालकता क्या होता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरित चालक बनाने के लिए त्वरित चालक बनाने के लिए कौन सा धातु प्रयुक्त किया जाता है? तो त्वरित चालक बनाने के लिए तांबा का प्रयोग करते हैं, तांबा। और त्वरित चालक का सबसे पहले अगर पूछे कि सबसे पहले इसको बताया किसने था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेबलाइजर जो है यह ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। अब ट्रांसफार्मर अणुओं प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर, फैराडे के नियम पर, यह सब पर काम करता है। अगला प्रश्न है कैथोड किरण होती है। कैथोड किरण जो होती है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह घट जाता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण इनमें से बताना आपको कौन है। तो इसमें से अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। अगला प्रश्न है कि स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में बैकेलाइट बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पलायन वेग जो एस्केप वेलोसिटी होता है, इसका जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यह निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर पलायन जो वेग होता है, जो पलायन वेग, वह उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है 7 अगस्त से शुरू हो गया है। 15 तारीख से सेंटर भी आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ किसका सेंटर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत सारा देखिए। आप लोग को डेली 2 सेट दिया जाएगा और प्रतिदिन जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तब तक डेली बिहार पुलिस का ही सेट चलेगा दोस्तों, बाद बाकी कोई वीडियो नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो यह संवहन प्रक्रिया के द्वारा जो सूर्य की किरणें हैं वह पृथ्वी पर पहुंचती है। जबकि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि जो चिमनी में से धुआं निकलता है वह भी संवहन प्रक्रिया का ही उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अब धातु पूछ दे कि धातु किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है? तो वह चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है, चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो जो स्विंग करता है गेंद, उसको किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो हो जाएगा हवा के अशांति के कारण। हवा के अशांति के कारण क्या करता है कि क्रिकेट का जो गेंद होता है। अगला प्रश्न है कि एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, सभी अंशों का कुल संवेग क्या होगा? एक जो बम है आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में
फट जाता है, सभी अंशों का जो कुल संवेग मोमेंटम होगा वह शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या निरूपित करता है? वेग समय ग्राफ का ढाल जो निरूपित करता है वह आपका त्वरण को करता है। त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसी में अगर त्वरण ऋणात्मक हो जाता है तो उसको मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक्स इसकी वृद्धि करते हैं। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक्स जो होते हैं इसकी वृद्धि करते हैं। किसकी वृद्धि करते हैं? तो यह करते हैं निष्क्रियता के पल को क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है कि आवेग किसके बराबर होता है? आवेग, जो आवेग होता है, इंपल्स, आवेग जो होता है वह गति में परिवर्तन के बराबर होते हैं। गति में परिवर्तन के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की जो गति है वह ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों का उदाहरण है। याद रखिएगा, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन का यह सड़क पर जो बैलगाड़ी चलते हैं उसके पहिया इसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे आनुपातिक होती है। तो यह गैसों के पूर्ण तापमान का होती है। गैसों के पूर्ण तापमान का आनुपातिक होती है। अगला प्रश्न है कि जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है, जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो कार का जो ब्रेकिंग बल उसे उतने ही दूरी पर रोकने के लिए क्या होगा? जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो कार का जो ब्रेकिंग बल उसे उतने ही दूरी में रोकने के लिए जो होता है वह 2 बार करेगा, 2 बार रोकेगा उसको। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कब? तो जब उसका जो रफ्तार होगा एक रफ्तार से चलेगा तब कहेंगे उसको। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक ही रहेगा, जैसे था वैसे ही रहना चाहिए उसका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाहरी गुरुत्वाकर्षण, बाहर में गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने किया था, सर आइजैक न्यूटन, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है, क्यों? तो ऑप्शन है ग्रह की त्रिज्या में कमी, ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि, शरीर के द्रव्यमान में कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल जो होता है वह कैसा होता है? तो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण जो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होगी तब, और वहीं ज्यादा अनुभूति ऊपर जा रही होगी तब। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? तो न्यूनतम जो होगा ना दोस्तों वह 11 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। जो पृथ्वी का प्लान वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, उससे अधिक दूरी से होगा तभी जाके प्लेन अंतरिक्ष में उड़ेगा दोस्तों, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान करिए। आपको इसमें से मिलान करना है दोस्तों। वाट है, किलोवाट है, 1 किलोवाट घंटा है, 1 हॉर्स पावर है दोस्तों। तो एक तरफ वाट मतलब दिया हुआ है और दूसरी तरफ दूसरे वाला उसका मान दिया हुआ है दोस्तों, बताना है, ठीक है। एक तरफ राशि है, एक तरफ उसका मान है, मात्रक है, दोनों में से आपको मिलाना है। जैसे 1 वाट, जो 1 वाट होगा दोस्तों उसको क्या कहेंगे, तो 1 वाट को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड। 1 वाट को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं वाट को, ठीक है। 1 किलोवाट, तो जो 1 किलोवाट होता है वह 1000 वाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट घंटा होता है वह 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग ध्रुव यानी पोल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान होता है वह होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहीं कहीं आपको जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको क्वेश्चन में बोलेगा, तभी 10 लेना है दोस्तों, नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो क्वांटम सिद्धांत जो था ना यह मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो होता है वह प्लांक के द्वारा दिया गया था। और क्वांटम सिद्धांत जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, घनत्व होता है इसका पानी से कम होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन है हीरा, ग्लास, एबोनाइट, नाइक्रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम में। अगला प्रश्न है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। जिसमें पानी में बाल्टी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिक्का रखने पर थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की जो गति होती है वह कितनी होती है, तो 331 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं आपको 332 मीटर पर सेकेंड भी दे, 330 मीटर पर सेकेंड दे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों। मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर देखिए दोस्तों 330 है तो मीटर सेकेंड है, 330 है तो मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर 330 और 331 में अगर 331 नहीं रहे तब दोस्तों मारना है, ठीक है, याद रखिएगा। 331 मीटर पर सेकेंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, तो जो नया रेखीय संवेग होगा दोस्तों वह आपका इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है फॉर्मूला हाफ mv² होता है दोस्तों, याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का है तो Pe = mgh होता है। अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर से पहियों की दूरी मापते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन द्रव्यमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया जो बल होता है वह उत्प्लावक बल कहलाता है, उत्प्लावक बल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है, तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो अनुगुंज होती है वह कितनी देर तक कायम रहती है, तो 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड, याद रखिएगा दोस्तों 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी कहाँ पर और कैसे बनेगी, तो यह बनेगा आपका फोकस की वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनेगा।
अगला प्रश्न है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहता है? तो इसको प्रतिरोधक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय जो मान होता है, उष्मीय मान ये भी आधा हो जाएगा। उष्मीय मान भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहता है? किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो व्यास को छेद कहा जाता है, होल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वह रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है, रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो तरंगदैर्ध्य होगा वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसके तरंगदैर्ध्य में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु का जो संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है एक और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है P²/2m होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि संवेग को ही 3 गुना कर दिया जाएगा तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। तो इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 गुना। याद रखिएगा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? बल के समीकरण में F जो होता है वह ma के बराबर होता है। A बराबर ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति जो पावर होती है उसकी इकाई क्या है? तो जो पावर की इकाई होती है वह हर्स पावर में मापी जाती है। जेम्स वाट के ने ही यह हर्स पावर बनाई थी, उन्हीं के याद में यह रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काम करने की क्षमता को क्या कहता है? कार्य करने की क्षमता को जो क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि यह 350 400 जो प्रश्न है आपका इसमें कितना नंबर बन रहा है, कितना इसमें से प्रश्न आप लोग जान रहे थे, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो यह हो जाएगा सेल या बैटरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनित ध्वनि के बीच का जो समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो हो जाएगा 0.1 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है? तो दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है किसके प्रति व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे? 273 जो तापमान दिया गया है उसमें 273 जोड़ देंगे दोस्तों। फॉर्मूला हम बता देते हैं, याद रखिएगा C/5 यानी सेल्सियस बटा 5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब भी बराबर में ही है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, ये आपका
इसी से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो यहाँ माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 273 उस तापमान में जोड़ देंगे तो यह केल्विन में बदल जाएगा। जैसे मानव शरीर का तापमान केल्विन में 310 केल्विन होता है, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है वह -40 पर बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो ऑप्शन में हमें आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, एक टॉर्च को ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह हो जाएगा गति का तृतीय नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की गति अधिकतम जो होती है किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वह निर्यात में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, तो हो जाएगा परावर्तन। लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण ध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में करंट I बनाए रखता है यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है और t समय में व्यक्त की गई विद्युत ऊर्जा जो दर्शाएंगे वह हो जाएगा आपका VIT हो जाएगा, VIT हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहता है? तो इसको टोन बोलते हैं, टोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है वह ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है, सर्च लाइट का परावर्तक वह अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के, द्रव्यमान और वेग के। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ पर जी का मान आपका 10 लेना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवेग की इकाई क्या होगी? संवेग की इकाई क्या होगी? तो संवेग की इकाई हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विद्युत सेल हो जाएगा, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है वह ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। अगला प्रश्न है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो यह होती है आपका गति के। अगला प्रश्न है एक लेंस में +2D की शक्ति है, 2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी? तो इसकी फोकस लंबाई हो जाएगी, यह तो होगा लेंस उत्तल लेंस होगा और इसकी जो लंबाई होगी फोकल लंबाई 0.5 हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पीयर है, तो आपको बताना है इसमें से प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। प्रतिरोध इसका जो हो जाएगा आपका 2 ओम का हो जाएगा, प्रतिरोध 2 ओम का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र
वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण का जो मान होगा कितना होगा? तो त्वरण का मान हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो यह ऊर्जा जो हो जाएगी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहता है? स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति का सूत्र, शक्ति पावर का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो पावर का हो जाएगा कार्य बटा समय को कहते हैं, कार्य बटा समय को, कार्य बटा समय को, यानी इकाई समय में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण के द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो संबंध को दर्शाया गया स्थान और समय के बीच, स्थान और समय के बीच, स्थान और समय के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यह हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है N2 और H2O करता है, N2O और H2O करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो हेडलाइट में जो दर्पण होता है वह आपका अवतल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होता है वह किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है आपका वेग और त्वरण के बीच, वेग और त्वरण के बीच रिलेशन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो पिच होती है वह इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा जो किया गया था वह गणना यानी कैलकुलस का आविष्कार किया गया था, गणना का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहता है? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहता है? तो उसके केंद्र को पोल या ध्रुव कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किसका रूप नहीं होता है? तो यह जो होता है ना रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है तो संभाव्य यानी वोल्टेज भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो जो हो जाएगा प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो यह क्या हो जाएगा? विलंब से दूर और गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है कि जब वस्तु को ध्रुव, पोल और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाना है। तो यह हो जाएगा जो छवि बनेगा, पिक्चर बनेगा, वह दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्सेक निम्न से किसका मात्रक है? पार्सेक, तो जो पार्सेक है वह दूरी लंबाई की मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 तथा साबुन के बुलबुले का दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या होगा? तो हो जाएगा 2P1, 2P1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 के। अगला प्रश्न है कि बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है? बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य का अनुपात जो होता है वह 27/5 होता है, 27/5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो जो एक विद्युत जनित्र है जो वह आपका एक विद्युत जनित्र हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम पर से संबंधित है या आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम जो नियम है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको वान डेर वाल बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U का मान है। यदि इसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा 25/U होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत का तंतु बना होता है, विद्युत का तंतु जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है। 1783 में राइट WR ब्रदर्स के द्वारा इसका खोज किया गया था। सबसे ज़्यादा टंगस्टन का भारत में राजस्थान में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है क्या है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा जो प्रवर्तक है वह रजत है, रजत। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक WM आवृत्ति की प्रेषित संदेश को आयाम मांडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मांडलित AM तरंग की आवृत्ति जो होगी क्या होगी? तो यह तरंग की आवृत्ति जो हो जाएगी वह WC ही रहेगी। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति को क्या कहता है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है, सरफेस टेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्शन है कि एक WM आवृत्ति की प्रेषित संदेश को आयाम मांडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। तो आयाम मांडलित AM तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी तरंग की जो आवृत्ति हो जाएगी वह WC हो जाएगी, WC हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आवृत्ति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर जो होता है वह कैसा होता है? सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर जो होता है वह बिलोडित हौज बायोरिएक्टर होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 मिनट हो जाएगा, 7 मिनट। अगला प्रश्न है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो जो बादल या कोहरा जो होता है ना यह द्रव गैस में परिक्षिप्त होता है, द्रव गैस में परिक्षिप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का विमीय सूत्र, बल का जो विमीय सूत्र होता है वह बताना है कि बल का विमीय जो सूत्र होता है, विमीय समीकरण होता है वह क्या होता है? तो बल का जो विमीय समीकरण होता है ना ML/T−2 होता है, ML/T−2 होता है।
अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। जो सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि सबसे तेज संचरण जो करती है वह ठोस में करती है। अगला प्रश्न है कि एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के पारिता समान वितरित a/2 तथा 2a पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? तो यह हो जाएगा 1:2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? तो इनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो ये हो जाएगा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है? तो यह हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कैसे होती है? तो कंठ के द्वारा होती है। मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह कौन होता है? तो बैगनी होता है। यानी बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, सबसे बिखराव सबसे ज्यादा और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। वहीं पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बिखराव सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक मूल मात्रक नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल मात्रक संख्या 7 है। इसमें से बताना है कि इसमें कौन मूल मात्रक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ओम जो हो जाएगा यह एक मूल मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो यह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? तो यह पुतली करता है, आइरिस जिसको बोलते हैं पुतली। अगला प्रश्न है कि मात्रकों का बोल्ट्जमान नियतांक होता है। एसआई मात्रकों में बोल्ट्जमान नियतांक का मान कितना होता है? एसआई मात्रकों में बोल्ट्जमान नियतांक का मान 1.38 गुना 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। 1.38 गुना 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष में, रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल जो होता है वह कैसा होता है? तो इसका आलेख जो होता है शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो हो जाएगा टंगस्टन होता है। अगला प्रश्न है कि हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या होना चाहिए? हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए जो होना चाहिए वह प्रतिबल जो होता है ना प्रोपोर्शनल होना चाहिए विकृति के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक, तो विद्युत का कुचालक आसुत जल हो जाएगा, आसुत जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का जो तंतु बना होता है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। एक हीटर का तंतु
नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो ऊर्जा की खपत सबसे कम एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड में सबसे कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट, तो रॉकेट जो करता है वह रेखीय संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दुगुनी कर दी जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वह क्या होता है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आवृत्ति का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs हो, तो डॉपलर प्रभाव के कारण v आवृत्ति में जो परिवर्तन होगा वह उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2nvs/b हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण जो होता है ना वह उच्च पारगम्यता होता है और अतिचालकता की खोज कैमरलिन ओन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल जो होता है हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख क्या कहलाता है? संचयी आवृत्ति वितरण का जो आलेख होता है उसको ओजाइव वक्र कहते हैं। ओजाइव संचयी बारंबारता जो नहीं होता, संचयी आवृत्ति का जो आवृत्ति वितरण का आलेख जो होता है ओजाइव वक्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण था? कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण था? तो यह हो जाएगा आपका स्पिनिंग म्यूल। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होने का कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो होता है वह nh/2 पाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जो होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो यह हो जाएगा स्पिनोजा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? भौतिक राशियों का मात्रक इसमें से बताना है, समान हो जाएगा। तो वेग और चाल का जो मात्रक होता है वह समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? बैरोमीटर, तो बैरोमीटर ई टॉर्सेली इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो होता है वह नरम लोहे से बनता है। विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या करेंगे? तो पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तब। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए कथनों में कौन सही नहीं है? तो यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह आपका कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल जी का मान किसके साथ घटता है? तो यह हो जाएगा ऊंचाई के साथ घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लान वेग से क्या होगा? तो अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि P शक्ति धारा I प्रतिरोध R और विभवांतर V में के बीच गलत संबंध का पहचान करना है। गलत संबंध इसमें से बताना है कौन सा है? तो दोस्तों P बराबर VI सही है। P बराबर I² R, P बराबर V² R, लेकिन P बराबर I R², यह जो हो जाएगा गलत संबंध है, नहीं होता है। I² होता है, R होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। विद्युत शुद्धिकरण में जो कैथोड होता है किसका बना होता है? तो यह हो जाएगा शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 kg के द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, गिलास में पानी पर बर्फ तर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ पिघल जाएगा तो आयतन जो होगा ना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन वही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय जो प्रकृति होती है वह आपका ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होती है वह आपका r/2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल जो दी जाती है वह कितना दिया जाता है? तो p/x √ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने के लिए लड़के के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह कितना होगा? तो हो जाएगा 0 जूल, क्योंकि W बराबर हो जाता है Fs cos थीटा, और Fs cos थीटा दोस्तों, और ये ऊपर उठा रहा है, ठीक है, तो ऊपर उठा रहा है तो यहाँ cos 90 का मान हो जाएगा 0, ठीक है, कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई जो होती है वह ओम इनवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का जो परास होता है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा शून्य त्वरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद जो होती है गति बताना है। तो उस 10 सेकंड के बाद उसकी जो गति हो जाएगी वह 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पर आधारित है वह क्या है? तो वह है ऊर्जा का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सोलेनाइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह आपका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जब बादल छाए हुए दिन में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह आपका अवतल दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। निम्न से इसमें से अगला प्रश्न है कि इनमें से सही कथन को चुनना है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, तो ऑप्शन नंबर ए यही सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक रेसिस्टर्स जो है 140, 250 और 220 ओम के हैं, तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध आपको श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक आपको बताना है। तो सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है तो 610 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ किस दिशा को इंगित करता है? तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो छड़ जो है वह आपका भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है तब। चलिए 177 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रत्यवर्ती धारा AC का मान कितना है? भारत में प्रत्यवर्ती धारा AC का जो मान है वह 50 हर्ट्ज तक ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि यूरोप के किस वैज्ञानिक ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो यह कॉपरनिकस के द्वारा खोज किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है, तो यह हो जाएगा आपका अभ्रक। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसको प्रस्वेदन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है। शक्ति गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको संघनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो होगा वह आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग बहुत कम धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल जो होगा बल 50 न्यूटन का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पी प्रकार के अर्धचालक जो होता है, एक पी प्रकार का अर्धचालक वह क्या होता है, तो वह विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। एक पी प्रकार का अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गति का सही समीकरण आपको बताना है। सही समीकरण है, तो इसमें से सभी सही समीकरण v बराबर u प्लस AT स्क्वायर गलत है। 2s बराबर v माइनस u इंटू टी, ये भी गलत है। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2s, यह राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है, तो यह उत्तल लेंस मोड़ता है। दर्पण का सूत्र का बताना है कि दर्पण का सूत्र इसमें से कौन सही है, तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। लेंस पर हो जाता तो माइनस हो जाता। व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण पसंद किया जाता है, तो यह पसंद किया जाता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत प्रभावन बल को मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रभावन बल को मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यह पोटेंशियोमीटर या विभवमापी का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर या विभवमापी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, तो यह करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत जनित्र करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो लाल है, नारंगी प्रकाश है, नीला प्रकाश है, पीला प्रकाश है, तो सबसे ज्यादा नीला प्रकाश में ऊर्जा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्युत रोधी डैश प्रतिरोध प्रदान करता है। एक विद्युत रोधी डैश प्रतिरोध प्रदान करता है, तो यह आपका उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा जो होता है वह I बराबर Q/T हो जाता है फॉर्मूला, I बराबर Q/T होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट या Q बराबर IT, जैसे भी देखिए आवेश अगर यहां से पूछता आवेश तो Q बराबर IT हो जाता, विद्युत धारा पूछ रहा है तो I बराबर Q/T। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय इसमें से बताना है कि कौन सी ताकत नहीं है, तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शरीर का वजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है, तो हो जाएगा प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो इसमें जो होता है आपका इसके अंदर का फिलामेंट या
तार गर्म हो जाता है और चमक उठता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है लगभग कितनी होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका 455 से लेके 390 नैनोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है, तो हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो होती है वह किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? एक चालक की प्रतिरोधकता जो होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ पर करती है, पदार्थ पर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम मुड़ने वाला रंग जो होता है वह लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तब उसका जो वजन होता है वह घट जाता है। जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक घटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्योंकि ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव। विद्युत फ्लक्स डैश पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल, सतह और विद्युत उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का जो मान होता है वह एक ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो हो जाएगा अवरक्त किरणें है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण का सही बढ़ता हुआ क्रम है? तो हो जाएगा लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे अधिक होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन है पराबैंगनी, एक्स सूक्ष्म तरंग और गामा किरण। तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिष्ट धारा डीसी करंट में क्या होता है? तो डीसी करंट में जो होता है आपका परिमाण और दिशा समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक आपको बताना है तो जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेशों के बीच के बल को संचालित करने वाला नियम क्या कहलाता है? तो विद्युत आवेशों के बीच बल को संचालित करने वाला जो नियम होता है उसको फैराडे का, उसको कूलम्ब का नियम कहते हैं। कूलम्ब का नियम कहते हैं क्योंकि विद्युत आवेश है तो उसको कूलम्ब का नियम कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के एक नियम का एक परिमाण है? लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का एक परिणाम है? तो यह हो जाएगा ऊर्जा के। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह उपकरण जिसे क्या कहते हैं वह एक परिपथ में विद्युत विभवांतर को मापता है? तो विद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश की इकाई, एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वह कूलम्ब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारा मापी को डैश से जोड़कर वोल्ट मापक में बदला जा सकता है? तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध में से जोड़कर वोल्ट मापक में बदला जा सकता है धारा मापी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरुस्थल में मिराज किस परिघटना के कारण बनते हैं? तो मरुस्थल में मिराज जो होता है वह किस परिघटना के कारण देखे जाते हैं? तो यह हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? तो तर्जनी होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से बताना है। तो यह हो जाएगा तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का नहीं जबकि अपवर्तन का परिणाम है। और तापमान का एसआई मात्रक जो है, तापमान का एसआई मात्रक वो आपका केल्विन हो जाएगा।
तापमान का SI मात्रक केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो प्रकाश बल्ब का जो तंतु है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेनरी बेकुलर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो हेनरी बेकुलर ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। और रक्त विकिरण की खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था। परावैंगनी विकिरण का खोज रीटर के द्वारा और एक्सरे किरण रोंटगन के द्वारा किया गया था। जहाजों का निर्माण और आवागमन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जहाजों का निर्माण और जो आवागमन है वह आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है घन प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घन प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो यह हो जाएगा विद्युत हीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वह गामा किरण की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। परिपथ के माध्यम से धारा का मान जो होता है वह धारा का मान समान रहता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का जो समीकरण होता है ए बराबर ए में होता है। ए बराबर ए में होता है। अगला प्रश्न है कि मेटल डिटेक्टर जिनके माध्यम से लोग हवाई अड्डों पर उतरते हैं किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह जो होता है वह न्यूटन के नियम, फैराडे के नियम, कूलम्ब का नियम, सिविल लॉ कानून, तो यह जो हो जाएगा फैराडे के नियम के अनुसार संचालित होते हैं। फैराडे के नियम के अनुसार संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई, चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई है वह हो जाएगा आपका वेबर। सामान्य वार्तालाप का जो शोर स्तर होता है, सामान्य वार्तालाप का शोर स्तर होता है वह आपका लगभग 70 डेसिबल होता है। साठ से 70 डेसिबल होता है। पीली सड़क रोशनी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पीली सड़क रोशनी में जो हो जाएगा सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर है? तो तरंगदैर्घ्य के लिए जो ग्रीक अक्षर हो जाएगा लेम्डा हो जाएगा, लेम्डा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम मीटर इकाई है, ओम मीटर इकाई है तो हो जाएगा ओम मीटर प्रतिरोधकता का इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि का भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसको मृगमरीचिका कहा जाता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह घटना दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग लंबाई का मात्रक जो होता है वह खगोलीय इकाई कहलाता है। निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो हो जाएगा लाल प्रकाश की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? निम्नलिखित में कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप आपको बताना है? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा। दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है? दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है? तो बल और क्षेत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तो जो वोल्टेजा में क्या हो जाएगा? तो जो वोल्टेजा में हो जाएगा आपका समान रहेगी, वोल्टता उसकी क्या रहेगी? समान रहेगी। जब इसकी वोल्टेजा जो समान नहीं रहेगी दोस्तों, इसकी वोल्टता जो हो जाएगी ना बढ़ जाएगी। जब 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तब वोल्टता बढ़ जाएगी।
अगला प्रश्न है कि सेंटीग्रेड तापमान के मापन की एक इकाई है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जीन पियरे क्रिस्टिन के नाम पर रखा गया। जीन पियरे क्रिस्टिन के नाम पर एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया। एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ये हो जाएगा अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड या विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो डैश हमें वक्र के बाहर ढकेलता है, कौन सा बल? तो हो जाएगा अपकेंद्री बल ढकेलता है, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से संबंधित प्रणाली में आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव हो जाएगा। इस पर लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा। माइक्रोफोन कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन हो जाएगा आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जनरेटर बदलता है किसको किस ऊर्जा में? तो जनरेटर जो बदलता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो यह करेगा आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ में जो समग्र धारा होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल आपका क्या हो जाएगा? घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बर्फ को पिघलाने के लिए जो प्रयोग करेंगे वह आपका नमक का प्रयोग करेंगे, नमक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की माप के लिए किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि के माप के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी में मुड़ा हुआ एक चम्मच निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? तो पानी में मुड़ा हुआ एक चम्मच अपवर्तन का एक उदाहरण है, अपवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा अपसारी लेंस की। अगला प्रश्न है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन में यह उत्सर्जित करता है। तो ये हो जाएगा आपका दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करेंगे? तो करेंगे आपका डेसिबल का प्रयोग करेंगे। और नेत्र की अत्यधिक वक्रता डैश की ओर ले जाती है, नेत्र लेंस की अधिक वक्रता डैश की ओर ले जाती है तो निकट दृष्टि दोष की ओर ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वह कितना होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होगा आपका उत्पन्न ऊष्मा का मान आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। उत्पन्न ऊष्मा का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं? तो हो जाएगा 0.0000001। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर का जो दबाव होता है वह वहीं जो बाहर आता है, वहीं जो बाहर आता है, वहीं जो बाहर से कम, वहीं जो बाहर से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में सी, यानी बाहर से अधिक होता है, बाहर से अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न है कि ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर का जो दबाव होता है वहीं जो बाहर है, बाहर से कम बाहर से अधिक, तो बाहर से अधिक रहता है। अगला प्रश्न है कि इकोकार्डियोग्राम अधिक निकटता से संबंधित है। तो इकोकार्डियोग्राम जो है अधिक निकटता से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा डॉपलर प्रभाव से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। डी में ए दिया हुआ है तो ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डैश में होता है। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर किस क्रम में रहता है? तो हो जाएगा प्रतिरोध के समानुपाती रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोलर कोस्टर की जो सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो यह 272 अभिकेंद्रीय बल काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक विद्युत जनित्र डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो आधुनिक विद्युत जनित्र जो है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव यानी पोल कहलाता है। और हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हवा की गति मैनोमीटर से मापते हैं। तो हवा की गति एनीमोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1905 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? तो हो जाएगा न्यूटन के द्वारा। का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था। 1905 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? तो गति के 3 नियम न्यूटन के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है क्या? तो यह दर्शाता है आपका दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कूलम्ब प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? कूलम्ब प्रति सेकंड जो होता है वो आपका एम्पियर के बराबर होता है। कूलम्ब प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। कूलम्ब प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है इसका जो प्रभाव 1/16वां भाग सेकंड तक बना रहता है। 1/16वां सेकंड तक बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेंस की प्रकाशीय गति पावर 2 डायोप्टर है जहां डी का अर्थ क्या होता है? तो डी का अर्थ डायोप्टर या प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है? तो नियत चाल से चलेगी तो क्या हो जाएगा? सरल रेखा होता है, सरल रेखा। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह वायु के दबाव पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा हुआ है जिनके बीच विभवांतर को मापा जाना है? तो यह उससे समानांतर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के मूल्यांकन रेटिंग किस आधार पर की जाती है? तो यह विद्युत धारा के आधार पर की जाती है। विद्युत धारा के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गति डैश है यदि उसका वेग स्थिर है तो यह हो जाएगा वर्दी। किसी वस्तु की गति वर्दी है यदि उसका वेग स्थिर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग एक विशेष दिशा में क्या है? तो वेग एक विशेष दिशा में क्या है? तो चाल है। वेग एक विशेष दिशा में चाल है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए प्रयुक्त मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए जो मुख्य तत्व जो होता है वह आपका सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न है कि डैश एक बाह्य कारक है
जो किसी पिंड की विरामावस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू होती है, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा बल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैकेलाइट एक विद्युत का कुचालक है, बैकेलाइट एक ऊष्मा का सुचालक है, बैकेलाइट को ऊष्मा के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो 291 का सी हो जाएगा केवल 2, बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा यदि क्या होगा? तो हो जाएगा यदि परिपथ टूटा होगा तब। अगला प्रश्न है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग जो होता है ना, वह आपका कोबाल्ट ऑक्साइड देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड देता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज निम्नलिखित में से किस विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्यूज जो है निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। तो यह करता है अधिभार की करता है। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका प्रतिरोध और जिसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक धातु के तार में आवेश के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करता है? तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा जब विद्युत दाब का अंतर होने पर करेगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ता है? तो वस्तु की गति कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय ग्राफ जो होती है वह सीधे अनुपातिक होती है। अगला प्रश्न है कि भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान के 1/4 तक कम हो जाता है? तो इसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जड़त्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? जड़त्व इनर्शिया किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकती है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं। तो 1 और 3 गलत है, और द्रव बर्तनों की दीवारों पर दबाव डाल सकता है, यह सही है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो निकट दृष्टि दोष जब होगा तो निकट अवतल लेंस का चश्मा पहनेगा, कॉनकेव लेंस। अगला प्रश्न है कि मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो यह फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्यूबलाइट का चोक क्या है? ट्यूबलाइट का जो चोक वह इंडक्टर है। क्या है? इंडक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या परावर्तन कहते हैं? तो इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रजत को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने हेतु किस प्रकार की लेंस की सिफारिश करेंगे? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यह कथन की किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावक बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होती है, किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से।
आर्किमिडीज ग्रीस एथेंस यूनान के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नियम को जरूरतों का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम को जरूरतों का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक क्वथनांक CaO कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका बीमा रेखाएं संवेग के समान बीमाएं होती है? तो यह हो जाएगा आवेग की। अगला प्रश्न है कि जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यह हो जाएगा, दर्पण अवतल है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो गोलीय दर्पण के बारे में आपको पहचान करके बताना है कि कौन इसमें से कथन सही है। तो बी और सी, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है कि गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको जड़त्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाशीय जो तंतु है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या एक चालक नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन चालक नहीं है। तो कठोर रबर जो हो जाए ना, यह चालक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करिए। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करना है तो द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, यह आपका सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंच जाती है? तो यह गैलीलियो गैलीली के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, यानी एसी करंट के लिए सही नहीं है? तो एसी करंट के लिए इसका परिमाण जो होता है समान होता है, यह सही नहीं है, परिमाण अलग अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश स्थिति का परिवर्तन है? तो हो जाएगा गति स्थिति का परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है? तो यह हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। दो पिंडों के बीच अप्रत्याश टक्कर के दौरान निम्नलिखित में कौन सी मात्रा हमेशा संरक्षित रहती है? तो यह हो जाएगा आपका संवेग हो जाएगा। संवेग जो हो जाएगा कुल रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है? तो ज्योति तीव्रता के मापन के लिए कैंडेला का इकाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टिदोष होगा? तो यह हो जाएगा आपका दूरदृष्टिदोष। 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देने पर आपका हाइपरमेट्रोपी हो जाएगा, दूरदृष्टिदोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक पहिया समतल सड़क पर लुढ़क रहा होता है तो पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल की दिशा जो होती है वह आपका आगे की दिशा होती है। एक एटमॉस्फेयर जो बराबर जो होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है? तो ओम होती है। प्रतिरोध मापते हैं ओम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के किसके समानुपाती होता है? तो हो जाएगा वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो हो जाएगा आकाश का रंग जो होता है वह काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण उत्पन्न होती है? तो यह हो जाएगा आपका अपवर्तन के कारण। प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में किससे किया जाता है? तो प्रदीप्ति का माप लक्स मीटर से करते हैं। प्रदीप्ति का माप जो होता है वह लक्स मीटर से करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कान के पर्दे की जांच के लिए ओटोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान m और स्मॉल m की दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है डैश के भी उत्क्रमानुपाती होगा? तो यह हो जाएगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के यानी d² के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लघु परिपथन के समय विद्युत परिपथ में धारा क्या होता है? तो उसमें धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर रखे एक अभिवर्धित वास्तविक उल्टी छवि प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को हम फोकस दूरी और 2f1 के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा? अभिवर्धित वास्तविक उल्टी छवि प्राप्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी सही है? तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर केल्विन। अगला प्रश्न है किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है? तो यह हो जाएगा रेडियो तरंग की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है गलत में दिया हुआ है? तो गलत कथन हो जाएगा कि विद्युत आवेश एक सदिश राशि होती है, यह गलत है, अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाज ही भौतिकी के सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिकी के किस नियम के सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो यह हो जाएगा न्यूटन के तीसरा नियम का है। अगला प्रश्न है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त जो चश्मा होता है कैसा चश्मा होता है? तो यह होता है आपका पोलराइड चश्मा होता है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, यानी 1 इक्याई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, इतना ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर के ही बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अवरक्त किरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तय होगा कूलम का नियम लागू होता है। जहां भी आवेश रहे तो कूलम यहाँ पर सोचिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की जो कुंडली होती है उसको एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें इनमें से जुड़ा कहा जाता है क्या? तो यह श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है? तो यह हो जाएगा चुंबकीय भूमध्य रेखा पर। और यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो उस समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो यह हो जाएगा 160। ठीक है, क्योंकि Q बराबर IT होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो 60 1 मिनट बाद 60 सेकेंड यानी 180 कूलम हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आज भौतिकी का 350 प्रश्न कवर हो चुका है। कल केमिस्ट्री को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।